पढ़ाने वाले हैं दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी। दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी जो कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बाद वाला चैप्टर है। और चूंकि निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष 10 में था, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोग पूरा कर लेंगे। दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी नया है, तो इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारी आंखें जो होती हैं एकदम, आंखों में नेचुरल लेंस लगा होता है, यानी ऐसा लेंस जिसकी दूरी आवश्यकता अनुसार बढ़ सकती है और घट सकती है। ये आंख के अंदर होता है, और जिसके पास ऐसा नहीं होता इसका मतलब उसके आंख में दोष है। दूर दृष्टि दोष हो सकता है, निकट दृष्टि दोष हो सकता है, या फिर कोई और दोष हो सकता है। तो ध्यान में रखिए, हम पढ़ाने वाले हैं दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी, तो इसके लिए आंख के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो इस प्रकार अपने फोकस दूरी को बढ़ा लेता है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और जाहिर सी बात है, यदि प्रतिबिंब रेटिना पर बना तो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखता। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो हमारे आंख के लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब ऑब्जेक्ट पास हो जाता है तो लेंस की दूरी आवश्यकता अनुसार घट जाती है। कहने का मतलब हमारी आंख की मांसपेशियां इस प्रकार कार्य करती हैं कि फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा देती है, ताकि हमें दूर और पास रखी वस्तुएं ठीक से दिखाई दें। ठीक है, तो इसी क्षमता को, यानी कि फोकस दूरी के घटा बढ़ा लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसको बोलते हैं, आंख की समंजन क्षमता किसको बोलते हैं, आंख के लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा लेने की क्षमता को आंख की या नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं। इसी क्रम में ध्यान में रखिए, यदि हम किसी वस्तु को दूर रखी वस्तु को हम देख रहे हैं, कोई वस्तु दूर रखा हुआ है, तो हमारी आंख की मांसपेशियां उस समय ढीली पड़ी रहती है, यानी हमारा आंख जो होता है एकदम शांत होता है। यदि हम अनंत पे रखी वस्तु को देख रहे हैं तो हमें कोई भी अपने मांसपेशियों पर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि वस्तुएं पास आ जाती हैं तो हमारे आंख की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ताकि हम उस फोकस दूरी के लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट कर लें पास की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसी क्षमता को कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। आगे बढ़ते हैं। समंजन क्षमता के बाद ये टॉपिक है दर्शन कोण। और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक आदमी इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, एक आदमी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पर एक आदमी है, सपोज दैट एक आदमी है जो कि इस ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहा है, उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि इससे छोटा है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, यानी कि ये वस्तु, कोई वस्तु, पेड़ भी हो सकता है, ये पेड़ इस पेड़ से बड़ा है, यानी ये पेड़ इससे छोटा है। जब ये पास में आता है, पास में रहता है, तो इसे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये पेड़ इससे बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा, अंत में ये बड़ा वाला पेड़ इस छोटे पेड़ से पूरा पूरा ढक जाएगा। गौर कीजिए, ये जो है ये बड़ा पेड़ है, ये छोटा पेड़ है। अगर कोई आदमी यहाँ पर है तो उसे आप स्पष्ट दिखाई देगा कि ये पेड़ बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन जब वो दूर जाएगा, काफी दूर पर है, तो अंत में जाते जाते ये पूरा का पूरा ये वस्तु है या जो भी पेड़ है, तो इस पेड़ को पूरा का पूरा ढक लेता है। इसका मतलब आदमी को केवल यही पेड़ दिखाई देगा, इसके पीछे वाला पेड़ इससे पूरा
छोटी और बड़ी हमें दिखाई देती हैं, वो आंख पर बने दर्शन कोण के कारण दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? यानी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। यानी हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। यानी कि अल्फा से डिनोट करें यदि तो दर्शन कोण क्या हो गया? ये दर्शन कोण यदि हम पास में हैं तो दर्शन कोण हमें बड़ा दिखाई देगा, यानी दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा। जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस में कक्षा 10 के हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं क्या, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है तो ये वाला कोण बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे रहता है तो ये वाला कोण छोटा हो जाता है। इसका मतलब यदि हम दूर से किसी वस्तु को देख रहे हैं, दूर से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु जो है उन्नयन कोण क्या बनाता है? छोटा बनाता है। पास आ जाते हैं तो हमें सर को उठा के देखना पड़ता है, यानी कि कोण बड़ा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे दर्शन कोण, उन्नयन कोण हम इस केस में बोलेंगे, लेकिन वस्तु जितनी लंबाई का है उस लंबाई के अंतर्गत जो कोण बन रहा है। उन्नयन कोण और दर्शन कोण में डिफरेंस क्या है? उन्नयन कोण हमेशा क्या करते हैं, हम वस्तु को सीधी रखकर देखते हैं। यानी ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कोई आदमी है, ये बना रहा है कोण, तो उन्नयन कोण। ठीक है। और उन्नयन कोण का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? एक समबाहु त्रिभुज में होता है, यानी समकोण में होता है। लेकिन जब बात आएगी दर्शन कोण की तो हम यहाँ पर, हमारी आंख है तो ये वस्तु जितना कोण बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? दर्शन। तो ये वाला कोण हो जाएगा दर्शन कोण और ये उन्नयन कोण नहीं। तो सीधी सी बात है, यदि दर्शन कोण बड़ा दिखाई दे, यदि दर्शन कोण बड़ा बने, यानी कहने का मतलब यही वस्तु पास में आ जाए, ये पास में आ जाए यही वस्तु, तो अब दर्शन कोण ये वाला बड़ी बन गई। तो इसका मतलब यही वस्तु जो लंबाई में कम दिख रहा था, जो कम हाइट का दिख रहा था, दर्शन कोण के बढ़ने से बड़ा दिखाई देने लगा है। यानी ये मार्कर यदि हम दूर ले जाएंगे तो हमें छोटा दिखाई देगा, और जैसे ही पास ले आएंगे तो पूरा का पूरा हमारा ये जो दीवार है पूरा मार्कर से ढक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि दर्शन कोण के बड़े होने से वस्तु बड़ी दिखाई देती है, और दर्शन कोण के छोटे होने से वस्तु छोटी दिखाई देती है। सपोज दैट यदि आपसे ये कहा जाए कि ये डस्टर, ये डस्टर, ये डस्टर और इस मार्कर में कौन बड़ा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे 3D में हम दिखा रहे हैं, ये डस्टर बड़ा है कि ये मार्कर बड़ा है? आपके पास रखा गया, ये डस्टर बड़ा है, ये मार्कर बड़ा है? बताइए जल्दी से, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है मार्कर, मार्कर जो है वो डस्टर से छोटा है। अगर हम इस मार्कर को हम यहाँ ले आए तब देखिए डस्टर है, पूरा का पूरा मार्कर डस्टर को ढक दे रहा है। इसका मतलब मार्कर हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, और एक्चुअली में मार्कर छोटा है। अगर हम डस्टर को यहाँ पर लाएंगे, मार्कर को पीछे ले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि डस्टर हमें बड़ा दिखाई देगा, मार्कर छोटा दिखाई देगा। तो हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि जब हम पास में ला रहे हैं तो दर्शन कोण का मान बढ़ जा रहा है, और जब हम दूर ले जा रहे हैं तो दर्शन कोण का मान घट जा रहा है, जिससे वस्तु की लंबाई छोटी हो जा रही है, छोटी दिख रही है। लंबाई तो उतनी है, लेकिन वस्तु हमें छोटी दिखाई देने लगेगी। तो इसी तर्क के आधार पे यदि हम ये कहें कि किसी भी तरीके से यदि कोई वस्तु दूर है, किसी भी तरीके से आंख पर बनने वाले दर्शन कोण को हम बढ़ा दें, मतलब यदि कोई वस्तु दूर है, यदि हमें उस दूर वस्तु को देखना है, इसका मतलब हमें दूर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखना है। दूर वस्तु को जो छोटा दिखाई दे रहा है दूर से देखने पर, हमें उसको बड़ा करना है, तो जाहिर सी बात है आंख पर बनने वाले दर्शन कोण का मान बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि यदि आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी, दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी। तो वस्तु यदि दूर है, यदि उसको बड़ा दिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो इस दर्शन कोण को बड़ा करने के लिए हम कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल आपको दूर रखी वस्तु को देखना है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है
दूरदर्शी। और यदि पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखना है तो इसको क्या बोलेंगे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ेंगे और इसका हम देखेंगे कि आवर्धन क्षमता कितना होता है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, परावर्ती दूरदर्शी। तीसरा क्या पढ़ेंगे, कौन सा है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और हम इसका आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आवश्यक सूत्रों का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये किसी भी तरीके से खगोलीय दूरदर्शी का चित्र बनाया गया है, मतलब आप लोग किताब में देख लीजिएगा। मेरा मेन उद्देश्य इसका डेरिवेशन कराना। तो यहाँ पे खगोलीय दूरदर्शी इस प्रकार का रहता है, हम क्या कर देते हैं, इसको पैक कर देते हैं। मतलब इसको क्या करेंगे, पैक कर देंगे। और इस वाले को बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस क्या होता है कि जो लेंस होता है वो ठीक वस्तु के सामने रखा जाता है। दूसरा लेंस क्या है, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस से वस्तु हमें दिखाई देती है, वस्तु का प्रतिबिंब हम नेत्रिका लेंस से ही देखते हैं। अभिदृश्यक लेंस बड़ा लेते हैं और नेत्रिका लेंस छोटा लेते हैं। अभिदृश्यक लेंस बड़ा क्यों लेते हैं, ताकि जो भी हमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो उस वस्तु से निकलने वाली किरणें अधिक से अधिक इस अभिदृश्यक लेंस पर पड़े। नेत्रिका लेंस छोटा क्यों लेते हैं, नेत्रिका लेंस छोटा इसलिए लेते हैं ताकि समस्त जो प्रकाश स्तर पड़ रहा है पूरा इकट्ठा होकर के एक जगह हो जाए, ताकि वस्तु हमें चमकीला दिखाई दे। अभिदृश्यक लेंस बड़ा लेने का कारण आप लोग याद रखिएगा, नेत्रिका लेंस के छोटा लेने के कारण याद रखिएगा। अभिदृश्यक लेंस फिर से बोलिए, अभिदृश्यक लेंस बड़ा क्यों लेते हैं, अभिदृश्यक लेंस बड़ा इसलिए लेते हैं ताकि दूर स्थित वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण अधिक से अधिक इस लेंस पर पड़े। ध्यान दीजिए, हमारा मेन एम ये है कि दूर स्थित वस्तु को बड़ा देखना। इसका मतलब दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण, जो हमारे आंख पर दर्शन कोण बनेगा, उसको थोड़ा सा बड़ा करना, तो वस्तु अपने आप बड़ी दिखाई देने लगेगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये अभिदृश्यक लेंस है। यहाँ मान लीजिए यदि हम यहाँ से ही देखेंगे, यदि हम खुली आंखों से देखेंगे तो ये अल्फा कोण ही बनेगा। इसका मतलब बिना यंत्र की सहायता से बनने वाला कोण क्या है, अल्फा है। हमने आवर्धन क्षमता के बारे में बताया ही नहीं। आवर्धन क्षमता क्या होता है कि यंत्र की सहायता से वस्तु को देखने पर आंख पर बनने वाला कोण और बिना यंत्र की सहायता से आंख पर बने कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, यानी यंत्र की आवर्धन क्षमता। सपोज दैट हम यंत्र की सहायता से देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो हमारे आंख पर जो दर्शन कोण बन रहा है वो बीटा है, और बिना यंत्र की सहायता से देख रहे हैं तो आंख पर बनने वाला कोण क्या है, अल्फा है। बीटा अपॉन अल्फा को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। समझ में आएगी नहीं? यंत्र की सहायता से जब किसी वस्तु को देखेंगे तो आंख पर जो कोण बनेगा वो क्या है, बीटा है। बिना यंत्र की सहायता से यदि वस्तु को देखेंगे तो आंख पर बनने वाला कोण अल्फा है। तो बीटा और अल्फा के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो मुझे इस यंत्र की आवर्धन क्षमता निकालनी है कि आखिर ये कितनी छोटी वस्तु को बड़ा दिखाई देखने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अल्फा है और ये अल्फा है, तो इसका मतलब ये अल्फा है, तो ये डेविएट अपने मार्ग से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र से होके जा रहा है। यहाँ पर अल्फा होगा तो इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये भी अल्फा हो जाएगा। तो अब ये जो दूसरा प्रकाश है वो यहाँ पर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले वस्तु अनंत पर था, वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। या वस्तु मान लीजिए, वस्तु अनंत के काफी नजदीक हम मान लेते हैं यही है वस्तु, यही वो वस्तु, ठीक, ये वस्तु है। मतलब अनंत का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दूर।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। लेकिन इसी छोटे प्रतिबिंब को हमें बड़ा देखना है, छोटे प्रतिबिंब को बड़ा देखना है। और जब छोटे प्रतिबिंब को बड़ा देखना है तो इसका मतलब दूसरा लेंस हमारा इस प्रकार का होगा, दूसरा लेंस हम इतनी दूरी पर रखेंगे कि इसकी फोकस दूरी, यानी कहने का मतलब जो इससे प्रतिबिंब बन रहा है वो इसकी फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए, जो पहले लेंस के द्वारा जो वस्तु होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वो जाहिर सी बात है फोकस पे बनेगा। दूसरे लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार होनी चाहिए, या फिर दूसरे लेंस को हमें इस प्रकार रखना चाहिए कि जो दूसरा लेंस का फोकस दूरी है वो वस्तु के प्रतिबिंब, मतलब इस प्रकार हो कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस दूरी के बीच में आ जाए, दूसरे लेंस के फोकस दूरी के बीच में आ जाए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यदि प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में प्रतिबिंब बना तो वस्तु जो है, मतलब वो ये लेंस जो है वस्तु का और बड़ा प्रतिबिंब बना देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम ऐसा ना करते तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा ही बनता। हमने पढ़ा है उत्तल लेंस में सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। तो इसका फोकस, चूंकि ये नेत्रिका लेंस से आई ई प्रदर्शित करें, यदि ये क्या कौन सा लेंस है? विदृश्यक लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस को प्रदर्शित करें तो ऑब्जेक्टिव। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या है? एफ ई, ये है एफ ई, एफ ई, और ये क्या है? एफ ई डैश। ठीक है, और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी अपवर्तन हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे बना, और कहाँ बनेगा? इसके अभिदृश्यक के फोकस पर, तो एफ ओ पर प्रतिबिंब बना। ठीक है, अगर दूसरे लेंस की फोकस दूरी कहाँ है? यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कुल मिला के निकालना क्या है? हमें निकालना है कि यंत्र की सहायता से वस्तु को देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण और बिना यंत्र की सहायता से बनने वाले दर्शन कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता। हमें निकालनी है आवर्धन क्षमता। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये अल्फा हो गया, तो ये यदि अल्फा हो गया तो इस पर, इस कोण त्रिभुज पर विचार कीजिए, ओ एफ ओ ए डैश बी डैश। त्रिभुज बड़ा सा लिखे ताकि दिखाई दे, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। विचार करिए, त्रिभुज ओ ए डैश और बी डैश, ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan अल्फा, यानी ये वाला अल्फा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? लंब है ए डैश बी डैश, लंब है ए डैश बी डैश, और आधार क्या है? ओ ए डैश, ओ ए डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लंब क्या है? tan अल्फा बराबर ए डैश बी डैश बराबर अपॉन ओ ए डैश। इसी प्रकार यदि हम tan बीटा निकालें तो tan बीटा हम लिख सकते हैं, बीटा कहाँ है? सबसे पहले बीटा है हमारा, बीटा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ ये है, और बीटा है हमारा, कहाँ गया बीटा? बीटा हमारा कहाँ बनेगा? ये यदि हम इस वस्तु यानी नेत्र लेंस से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो बीटा बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, आप लोग इस पर गौर मत कीजिएगा, जो बनेगा एंगल वो क्या बनेगा? बीटा, यंत्र की सहायता से देखने पर। ठीक है, यंत्र की सहायता से देखने पर हमारा जो बनेगा कोण क्या बनेगा? बीटा बनेगा। इसके करेस्पॉन्डिंग हम बढ़ा देंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यानी ये बीटा बना। ठीक है, तो tan बीटा यानी ये बीटा बना, तो tan बीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, ई ए डैश। ध्यान से देखिएगा, ई है, tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। तो हमें क्या निकालना है? बीटा अपॉन अल्फा। तो यदि कोण बहुत छोटा हो तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा को अल्फा, और लिख सकते हैं tan बीटा को बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें निकालना है tan m बराबर
tan अल्फा अपॉन tan बीटा, दिखाई दे रहा है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो tan अल्फा मतलब a डैश b डैश अपॉन o a डैश, और tan बीटा मतलब a डैश b डैश अपॉन e a डैश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, अब आया कितना, e a डैश अपॉन o a डैश, e a डैश अपॉन o a डैश। ठीक है, तो e a डैश कहाँ है, e a डैश यहाँ है, e a डैश मतलब ये इसके लिए, मतलब इस लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब इसके द्वारा बना हुआ है, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो हम पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज कर दें। हम कहाँ कुल मिला के कहाँ भी पहुंचे हैं, वहीं पे ई ए डैश अपॉन ओ ए डैश। तो m बराबर कितना है, m इज इक्वल टू ई ए डैश अपॉन ओ ए डैश। तो ई ए डैश क्या है, ई ए डैश जो है वो किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो निकाला है वो हमने अल्फा अपान बीटा निकाला है, जबकि बीटा अपान अल्फा निकालना चाहिए। ठीक है, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, 1 अपान एम की वैल्यू निकाली, क्योंकि अल्फा अपान बीटा बराबर 1 अपान। तो एम बराबर हो जाएगा ओ ए डैश अपान ई ए डैश। ठीक है, तो ई ए डैश क्या हो जाएगा, ई ए डैश जो है वस्तु का काम करेगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश ये फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या होता है, एफ ओ, चूंकि लेंस के इधर है तो हम लिख सकते हैं एफ ओ अपॉन ई ए डैश को क्या लिखेंगे, यू ई माइनस एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, चूंकि इस लेंस के इधर है। तो मेन फार्मूला तो हमारा ये है, एफ ओ हमारा ये है एफ ओ अपॉन यू ई, एफ माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। अब ध्यान से देखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि जो हमारा यू ई है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी पता है, इसकी फोकस दूरी पता है, ये अंदर क्या हो रहा है हमको ये नहीं मालूम, यानी यू ई को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, यू ई मतलब इमेज कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है हमें कैसे मालूम चलेगा। तो हमको यू ई को हटाना है, तो यूई को हटाने के लिए दो कंडीशन है, यूई को हटाने के लिए कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब मतलब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो इसके लिए v की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस लेंस के इधर बन रहा है। ठीक है, और माइन v की वैल्यू क्या लेंगे, तो कंडीशन वन क्या है, जब प्रतिबिंब, यानी कि कंडीशन वन जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो v इज इक्वल टू माइनस डी लेंगे। जब v इज इक्वल टू माइनस डी लेंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v लिखें, यानी अभी नेत्रिका लेंस की बात करें तो v लिख सकते हैं, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू ई। तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू v की वैल्यू लेंगे 1 अपॉन माइनस डी और माइनस 1 अपॉन यू ई। ठीक है, हम इसको इधर ट्रांसफर करें तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। ये हो गया हमारा माइनस यू, यानी हम इसी को प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित कैसे करेंगे कि माइनस, यानी कि 1 अपॉन माइनस यू ई की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ओ, और इसकी जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है,
1/Fe प्लस 1/d। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि d से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लिख सकते हैं कि FO या FE का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो FO/FE, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉमन ले ली, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा FE/D। फार्मूले में ऐसे भी दिया है FO/FE, FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। ये क्या है? ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, दूरदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहीं कहीं माइनस यूवी हो सकता है कि माइनस यूवी पहले दिया हो या बाद में दिया हो, तो FO/FE 1 प्लस FE/D कैसे आया पता चला। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे, इसमें शॉर्ट मार लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कंडीशन 2, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब अंतिम प्रतिबिंब इस पर, अरे वही तो बता चुके हैं, यानी अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तो क्या होगा, तो भी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंफिनिटी। भी बराबर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। अनंत पर बन रहा है प्रतिबिंब तो इंफिनिटी, तो यहाँ से भी बराबर इंफिनिटी होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये Fe यानी कि भी बराबर इंफिनिटी का होगा जब वस्तु फोकस पर रखी। जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो हमारा जो भी होगा वो कहाँ क्या होगा? अनंत पे बनेगा। जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनवाने के लिए हमें यानी इस प्रकार इसको घुमाना पड़ेगा, मतलब इस प्रकार हमें इंस्ट्रूमेंट को घुमाना पड़ेगा कि इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर वो इसके अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर आ जाए, यानी इससे जो प्रतिबिंब बना अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर आ जाए। और जब नेत्रिका लेंस, अभिदृश्यक लेंस से जो भी प्रतिबिंब बना, ये अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो इस लेंस के फोकस दूरी पर आ जाए, यानी Fe यदि यहाँ पे हो, इस लेंस की फोकस दूरी Fe है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी Fe है, और यदि Fe यहाँ पे आ जाए तो अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बन जाएगा। तो इसका मतलब v इक्वल टू इंफिनिटी के लिए हमारा जो ue होगा, क्या होगा? ue वो Fe के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ue जो होगा वो Fe के बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि m बराबर FO/UE था, माइनस FO/UE था, क्योंकि UE लेफ्ट साइड ही है, FB लेफ्ट साइड ही है, तो हम लेते हैं माइनस FO/FE। ठीक है, क्या होगा? माइनस FO/FE। ठीक है, तो कब हमने दो कंडीशन बताया, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब क्या होगा, और दूसरा कंडीशन बताया कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब क्या होगा। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या आएगा? m बराबर माइनस FO/FE। तो ध्यान से देखिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उस समय जो Fe होगा वो यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा Fe और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा FO। तो इसका मतलब पूरे के पूरे जो दूरदर्शी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? FO प्लस FE। यानी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे न बनकर अनंत पर बनेगा तो हमारे प्रतिबिंब, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, दूरदर्शी है, उसकी लंबाई क्या होगी? FO प्लस F। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। बाकी यदि चित्र में न समझ में आए तो आप किताब का सहारा ले सकती हैं, किताब से देखिए। बाकी जो प्रॉब्लम होगी वो कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम दूर रखी वस्तु को पास में कैसे देख सकते हैं, मतलब दूर रखी वस्तु को पास में देखने के लिए दर्शन को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो किस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया गया था? दूरदर्शी का सहारा लिया गया था। यदि हम दूर रखी वस्तुओं को बड़ा देखना चाहते हैं, दूर रखी वस्तुओं को हम देखना चाहते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तमाम ग्रह हो गए, हम देखना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस था और जो नेत्रिका लेंस था, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते थे कि दूर रखी वस्तुओं को हम आंख से देख सकें। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु दूर है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण हर जगह फैलेगी, यानी कि किरण हर जगह फैलेगी। तो हमें उसका प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए, बहुत स्पष्ट देखने के लिए अभिदृश्यक लेंस ऐसा होना चाहिए कि उसका द्वारक जो है वो काफी बड़ा हो। बड़ा द्वारक क्यों लेंगे? ताकि उससे उस जो अभिदृश्यक लेंस है उसमें अधिक से अधिक वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण पड़े। हालांकि जब भी हम द्वारक बड़ा करेंगे, जब भी हम द्वारक अधिक करेंगे, तो होगा क्या कि हमारा जो लेंस है वो थोड़ा बहुत गोली मतलब अवगुण आ जाएंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बड़ी करें, कहने का मतलब ये है कि ये है लेंस, अभिदृश्यक लेंस, इतना बड़ा कर दें। जब हम इतना बड़ा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? तराशना पड़ेगा लेंस को। जब तराशेंगे तो ये तो मान लीजिए ये गोली तो रह जाएगा, ये किसी न किसी गोले का एक भाग है, ये तो गोली तो होगा, किसी भी तरीके से गोली बना देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे, यानी ये किसी दूसरे वृत्त का ही पार्ट होगा। यानी यहां से यहां तक हम देखें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा जो होगा हमारा सर्कल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। मान लीजिए इधर किसी भी तरीके से सही किए तो इधर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब गोली विपथन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोली विपथन, यानी हमारा जो लेंस है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जब लेंस टेढ़ा हो जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए बड़े द्वारक का उत्तल लेंस यदि हम लगाएं तो हम प्रतिबिंब को ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमें प्रतिबिंब को और स्पष्ट देखना है और अच्छे से देखना है, तो इसका मतलब हमें अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़ा करेंगे तो गोली विपथन आ जाएगा। गोली विपथन का मतलब जो ये सर्कल का जो हम छोटा सा लेंस लेते थे तो किसी न किसी सर्कल का एक पार्ट होता था, और यही बड़ा सा लेंस ले लेंगे तो हो सकता है यहाँ तक तो सर्कल की तरह लग रहा है लेकिन यहाँ से टेढ़ा हो गया, नहीं यहाँ से टेढ़ा हो गया, और ये वाला थोड़ा सा सर्कल लग रहा है। ये भी किसी भी तरीके से घीस पीट के सही करेंगे तो बहुत ही रेयर केस होगा कि वो गोली हो, लेकिन फिर भी दो लेंस मतलब दो पृष्ठों से बना होता है तो कोई ना कोई पृष्ठ क्या होगा? गोली विपथन के केस में आ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यानी हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखे, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक अवतल दर्पण का। लेंस से कई ज्यादा अच्छा है, मतलब अवतल दर्पण में गोली विपथन रहेगा नहीं, रहेगा भी तो हम तराश के सही कर देंगे। तो कहने का मतलब है दूरदर्शी का प्रयोग हम दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। दूर रखी वस्तुओं को अच्छे से देखें, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से दिखे, तो इसके लिए हमें अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा करना पड़ेगा। और जब हम अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा करेंगे तो उसमें गोली विपथन आ जाएगा। तो इसको देखते हुए जो एक नई दूरदर्शी बनाई गई उसका नाम है परावर्ती दूरदर्शी। क्या नाम है? परावर्ती दूरदर्शी। और परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा हम दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस दूरदर्शी से, साधारण दूरदर्शी से हम अधिक स्पष्ट देख पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो
कहने का मतलब यह है कि दूर रखी वस्तु का अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, परावर्ती दूरदर्शी का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। बाकी सब जो भी हम है, जो भी हेल्प हो सकेगा हम कर दे रहे हैं। जो जहाँ आप लोग जानते हैं कि हम बहुत अच्छे कलाकार है नहीं, तो फिलहाल फिगर वगैरह हम इसमें नहीं बना सकते, तो आप किताब से देख लीजिएगा फिगर इसका। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, परावर्ती दूरदर्शी के बाद जो आता है वो आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या आता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, आप लोग साधारण सूक्ष्मदर्शी पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बताते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो अखबार पढ़ने के लिए करते हैं, अखबार का लेटर छोटा छोटा रहता है, हम बड़ा देखने के लिए प्रयोग करते हैं उसको, इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक्चुअली सूक्ष्मदर्शी यानी कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो आप लोगों को याद होगा कि उत्तल लेंस में ऐसा केस आता है, एक केस ऐसा आता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बहुत काफी बड़ा दिखता है। कौन सा केस आता है, जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा, यही चीज हम करते हैं। करते क्या है, साधारण सूक्ष्मदर्शी कैसे बनाते हैं, एक उत्तल लेंस लेंगे, एक कन्वेक्स लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंस लेकर के हम करेंगे क्या कि जो भी चीज का प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखना है उसको, मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस है, उस वस्तु को इसके बीच में रख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब साधारण से हमें बड़ा दिखता है। तो इसलिए चूंकि एक ही लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, साधारण सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाना है, यानी कि साधारण सूक्ष्मदर्शी से काम नहीं हो पा रहा है तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हेल्प करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक उत्तल लेंस से हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम दो तीन उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ताकि हमारा जो प्रतिबिंब है, छोटे वस्तु का प्रतिबिंब जो बहुत छोटा है, उसको हम बड़ा देख पाए। देखिए ध्यान से, एक बार फिर हम बता दें कि वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, किसका सहारा लेते हैं, हम दर्शन कोण का सहारा लेते हैं। सपोज दैट कि ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है, आंख है। हम ये आंख बना दिया, आप लोग सपोज कर लीजिएगा, मैथ के स्टूडेंट हैं तो सपोज कर सकते हैं ये आंख। तो अगर ये मान लीजिए ये रेटिना है, ये रेटिना है, और हम जानते हैं कि वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब रेटिना पर प्रतिबिंब बने। तो अब ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है। अब मान लीजिए आंख पर जो हमारा दर्शन कोण बन रहा है वो अल्फा है, इतना छोटा है। जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा तो यहाँ पर भी दर्शन कोण अल्फा होगा, और चूंकि रेटिना पर जितना अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु हमें उतनी बड़ी दिखाई देगी। अगर हम इसको पास में ले आए, यानी यहाँ करते हैं, तो अब क्या होगा, कोण बढ़ जाएगा। तो जो रेटिना पर ये अल्फा कोण बन रहा था, छोटा कोण बन रहा था, अब रेटिना पर पहले से बड़ा कोण बनेगा तो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कुल मिला के वस्तु को छोटा या बड़ा देखना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, दर्शन कोण बढ़ाना पड़ेगा। वो तो दूरदर्शी में क्या था कि दूर वस्तु रखा तो पास तो ले नहीं आ सकते, लेकिन अब सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करेंगे, वस्तुओं को पास में ले आएंगे। यदि कोई छोटा वस्तु है, सपोज दैट ये मार्कर, या फिर हमारे पास मार्कर ही है, तो मार्कर का एग्जांपल लेकर ही करते हैं। मार्कर को हमें बड़ा देखना है, अगर दूर रखा है मार्कर, हम छोटा छोटा दिखाई देगा। बहुत दूर रखा है तो हम शायद ही इसके जो है लंबाई का अनुमान लगा पाए। हम दूर रखे अखबार को भी नहीं पढ़ पाते, यानी दूर कोई लेटर लिखा है या अखबार रखा है या कॉपी रखा है, कॉपी को हम दूर से पढ़े तो हम अक्षर ही नहीं देख पाएंगे। तो अक्षर को स्पष्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉपी को पास लेना पड़ता है, और उसी कॉपी को हम बहुत दूर रख दें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी जो जिस तरीके से
किताब में लिखा रहता है, आपके फिजिक्स के किताब में लिखा है, हम दूर कर दें यानी कि उस दीवार पर कर दें, तो हमको क्या यहाँ से स्पष्ट रूप से दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पास लाना पड़ेगा। पास क्यों लाना पड़ेगा? ताकि जो लेटर पर दर्शन कोण हमारे आंख पर बन रहा है लेटर से, वो दर्शन कोण बड़ा हो जाए। तो स्पष्ट है कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हमारा, यदि हम देखना चाहें उसको, तो दर्शन कोण का मान बढ़ाना पड़ेगा। और सपोज दैट हम बुक पढ़ना है, दूर से पढ़ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, पास लाएं और बड़ा दिखने लगा, और पास लाएं और बड़ा दिखने लगा, और पास लाएं और बड़ा दिखने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दर्शन कोण बढ़ाने से मतलब है, तो हम दर्शन कोण बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि जब इतना ज्यादा पास आ जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर की दूर से भी कम दूरी पर होगा, तो अब भाई वस्तु तो बड़ा दिखेगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम एक यंत्र का सहारा लेते हैं, ताकि मुझे प्रतिबिंब बड़ा भी दिखाई दे और स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो हम किसका सहारा लेंगे? लेंस का सहारा लेंगे। तो इस तरीके के लेंस का सहारा लेंगे कि छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। कहने का मतलब छोटी वस्तुओं का जो दर्शन कोण है वो बड़ा दिखाई दे। स्टॉप स्टॉप, देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अविदृश्यक लेंस छोटा दिखते हैं क्योंकि वस्तु छोटी है। वस्तु छोटी है तो वस्तु का जो प्रकाश है, वस्तु से आने वाली प्रकाश है, वो अधिक जगह न फैले, इसलिए छोटा लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि वस्तु का प्रतिबिंब हमें चमकीला दिखाई दे। तो ये क्या है? अविदृश्यक लेंस है। और ये क्या है? नेत्रिका लेंस है। ये अविदृश्यक लेंस, ये नेत्रिका लेंस। इसको बड़ा दिखते हैं ताकि जो इससे प्रतिबिंब आ रहा है पूरा का पूरा इससे स्पष्ट दिखाई दे। और ये वाला लेंस छोटा क्यों लेते हैं? क्योंकि जितना वस्तु से प्रकाश आ रहा है वो सभी जगह न फैले, बहुत कम जगह फैले, ताकि वस्तु हमें चमकीली दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। फिलहाल फिगर जो भी हमसे बन पाया हम बना दिए, बाकी सब आप बुक से फिगर देख लीजिएगा, हम केवल डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमें कुल मिला के निकालना क्या है? हमें निकालना ये है कि इस लेंस की, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का आवर्धन क्षमता क्या है। ध्यान दीजिए, जो हम लेंस की आवर्धन क्षमता पढ़े थे वो किस पर आधारित था? इमेज की हाइट और वस्तु की हाइट। इमेज की हाइट बटा वस्तु की हाइट, ये किसका आवर्धन क्षमता था? किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता, यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है और लेंस से देखने पर वस्तु की ऊंचाई कितनी है, बिना लेंस से देखने पर वस्तु की ऊंचाई कितनी है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है, आई अपान ओ होता था ना, एम बराबर आई अपान ओ। तो आई क्या था? आई था कि इमेज, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई, और ओ क्या था? वस्तु की ऊंचाई। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते थे? आवर्धन क्षमता। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे कि चूंकि कुल मिलाकर के हमें दर्शन कोण बड़ा करना है और वस्तु की ऊंचाई किस पर डिपेंड करती है? दर्शन कोण पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम दर्शन कोण लेंगे। आई का मतलब जो भी आई ऊंचाई है, तो आई का मतलब क्या हुआ कि जितना अधिक दर्शन कोण बनेगा उतना अधिक एच होगा। तो हम कुल मिला के लेंगे क्या कि यंत्र की सहायता से देखने पर, यानी अंतिम प्रतिबिंब को देखने पर, या यंत्र की सहायता से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण। कहने का मतलब ये है, आंख पर बना दर्शन कोण बीटा, और बिना यंत्र की सहायता से केवल आंख से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। देखो ध्यान से, ये अल्फा क्या है? हम वस्तु को देख रहे हैं, ओरिजिनल वस्तु को देख रहे हैं। तो वस्तु की हाइट किस पर डिपेंड करती है? एंगल पर डिपेंड करती है। यानी कुल मिला के ओरिजिनल वस्तु की हाइट किस पर डिपेंड करती है? अल्फा पर। तो ओ के जगह अल्फा लिख दिए। और जो प्रतिबिंब की हाइट किस पर डिपेंड करती है? बीटा पर, दर्शन कोण पर। क्यों? अब हम आई के जगह पर क्या लिख दिए? बीटा लिख दिए। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है? एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, कुल मिला के हमें क्या निकालना? बीटा अपॉन अल्फा। और हम जानते हैं एंगल बहुत छोटा होगा, तो बीटा का मान tan बीटा के बराबर होगा और अल्फा का मान tan अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम डेरिवेशन करते हैं।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan बीटा। तो बीटा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से दूरी लेंगे ई ए डैश बराबर लंब बटे आधार होता है ना, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश ई ए डैश ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट मतलब ये जो है ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसलिए हम इसके जगह पर एक वाला हाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो tan बीटा बराबर a डैश b डैश अपॉन e a डैश, यानी कि ये किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार tan अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan अल्फा बराबर ए बी यानी लंब बटे आधार अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए। तो tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश और tan अल्फा बराबर ए बी अपॉन ओ ए। ए बी का मतलब ए बी ही रहने दें, ओ ए को लिख दें हम यू ई यू यू ओ, यानी यू ओ। यदि मान लीजिए कि हम प्रयास ये करेंगे कि पहले से ही प्रतिबिंब, पहले से ही इमेज उसका बड़ा दिखाई दे, कहने का मतलब यदि छोटा हो तो हम जितना अधिक प्रयास करेंगे कि बिना लेंस की सहायता से हमें बड़ा दिखाई दे, हम उस जगह उसे रखेंगे, यानी स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हम रखेंगे, तब वो अधिक से अधिक दिखाई देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वस्तु को डी पर रखते हैं, इस पर रखते हैं डी पर, तो इसलिए हम OA की लंबाई क्या कर लेंगे कि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे, ताकि जो वस्तु पहले से छोटी दिख रही थी वो काफी बड़ी दिखे। ठीक है, तो ए बी अपॉन क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा बराबर ए बी अपॉन, कुल मिला करना क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा का मतलब क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश और ए बी अपॉन डी, कहने का मतलब डी ऊपर चला गया, ए बी आ गया नीचे, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। ठीक है, यदि हम इसको इधर कर दें बी डी अपॉन ई ए डैश बराबर ए डैश बी डैश इंटू ए डैश, दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ए डैश बी डैश क्या है कि इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश बन रहा है, और ये वस्तु की लंबाई है ए बी, यानी कुल मिला के ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है, आवर्धन क्षमता। और यदि ये आवर्धन क्षमता है तो हम लिख सकते हैं डी को डी अपॉन ई ए डैश इंटू ए डैश बी डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की, तो आवर्धन क्षमता हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो आई अपॉन ओ से या फिर v अपॉन यू से, माइनस v अपॉन यू से। यहां लिखेंगे माइनस v क्या है, v क्या है, v क्या है, v क्या है, v इस प्रकार है, यानी ये o a डैश की लंबाई है, v क्या है, o a डैश की लंबाई, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर a डैश b डैश vo, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है, अपॉन ए बी के स्थान में क्या लिखेंगे, यानी कि v अपॉन यू 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 ई यू वी ओ अपॉन यू, डी अपॉन ई ए डैश का मतलब, डी अपॉन ई ए डैश का मतलब वी ओ अपॉन यू ओ। तो डी अपॉन ई ए डैश यहां दिखाई दे रहा है, तो डी अपॉन ई ए डैश क्या है, ई ए डैश है यूई, ये है यूई, और ये माइनस, चूंकि वीओ पीछे पॉजिटिव लेंगे और यू आगे है तो इसका मतलब इसको ले लेंगे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी अपॉन यू ई इंटू वीओ अपॉन यू ओ। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, स्टॉप, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो हो सके तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, डी अपॉन यू माइनस वी अपॉन यूओ इंटू, यानी कुल मिला के माइनस डी यूई इंटू वी अपॉन यू, हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया इरेज। ठीक है, यहां पर हम लोग आए,
कुल मिला के कहाँ पे आ गए, m बराबर माइनस vo अपान uo इंटू d अपान ue। अब देखो ध्यान से कि अब हमें ue को क्या करना, जैसे कि हम खगोलीय दूरदर्शी में ue को प्रतिस्थापित किए थे वैसे हम ue को प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम जानते हैं ue को कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, ue है इसका वस्तु से दूरी, तो हम जानते हैं 1 अपान f होता है 1 अपान v माइनस 1 अपान u। तो चूंकि 1 अपान f किसका है, 1 अपान f जो है वो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, तो हम इसे लेंगे 1 अपान f e। और 1 अपान v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और यदि प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v को d के बराबर करना पड़ेगा, यानी v इक्वल टू माइनस डी। माइनस डी क्यों लिया, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार u को क्या लेना पड़ेगा, ue यानी कि माइनस का ue, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन कुल मिला करके 1 अपॉन एफ ई माइनस 1 अपॉन डी और प्लस 1 अपॉन यूई, और 1 अपॉन यूई को प्रतिस्थापित करना था, यानी इसको इधर ले जाएंगे 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन यूई। अब हम क्या करेंगे, d का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d अपॉन एफ ई प्लस 1 बराबर d अपॉन यूई, ठीक है। ये हो गया d अपॉन यूई। अब d अपॉन यूई यहाँ दिखाई दे रहा है, हम d अपॉन यूई का मान यहाँ पे रख देंगे, तो अब जो होगा वो m हो जाएगा, कितना m कितना हो जाएगा, माइनस vo अपॉन यू इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब ध्यान से देखिए ये क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। समझ में आया कि नहीं आया, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस vo अपन यूओ इंटू 1 प्लस डी अपन एफ ई। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब दूसरा केस क्या आता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब क्या बने, कहां बने, अनंत पर बने। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसका मतलब जो हमारा v होगा वो क्या लेंगे हम, इंफिनिटी, v लेंगे इंफिनिटी। और यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो इसका मतलब जो पहले वाले से प्रतिबिंब बना, जो भी प्रतिबिंब पहले वाले लेंस से प्राप्त हुआ वो दूसरे वाले के फोकस पर बनना चाहिए, यानी कहां बनना चाहिए, एफ ई पर बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए, एफ ई पर। फिर से देखिए, यदि हमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनवाना है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इसके फोकस पर बनना चाहिए, इसके फोकस पर रहेगा तभी नहीं अनंत पर बनाएगा। तो इसका मतलब v इंफिनिटी तभी होगा जब ue का मान, जो ue है ue का मान fe के बराबर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ue का मान किसके बराबर हो, fe के। तो यहां से m जो हो जाएगा m बराबर माइनस vo अपन u इंटू डी अपान, चूंकि एफ ई हम कहा ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा माइनस एफ ई, यानी कि vo अपान यू इंटू डी अपॉन एफ ई। ये क्या हुआ, m। और इस केस में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी, दूरदर्शी नहीं सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये कितनी होगी, यूई प्लस वीओ, वीओ प्लस यूई, क्या कितना होगा, यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक की दूरी वीओ प्लस यूई, यानी कि वीओ प्लस यूई, ये होगी लंबाई दूरदर्शी की। काम खत्म। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम होगा तो हम देखेंगे।